और तालियां आपकी दोगुनी में इस बात पे चाहता हूं कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पिछले दिनों आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी साहब ने अपने हाथों से तारक मेहता साहब की पूरी टीम को अपने हाथों से पुरस्कृत किया है। दोनों हाथ उठाकर इस बात पर भी ताली बजा दें आप लोग, ये बड़ी बात है। और मैं तो आदरणीय मंत्री जी की उपस्थिति है, आप मोदी जी तक ये बात भी पहुंचाना कि पिछले दोनों चुनाव में जिन जिन नेताओं ने अपनी पार्टियों का सफाया करवाया है, उनकी भी सफाई अभियान के अंतर्गत पुरस्कृत होना चाहिए वो लोग। सही बता रहा हूं। लेकिन कमाल है, कोरोना की इतनी बातें इस मंच से हो गई, कोरोना का कोई टेंशन नहीं है। हम तो हिंदुस्तान के लोग हैं यार, मौत में मजा ढूंढने वाले लोग हैं। मुझे तो याद आता है, एक कैदी को जज साहब ने जैसे ही फांसी की सजा सुनाई कि इसको सुबह 4 बजे फांसी से लटका दो, तो वो कैदी कटघरे में जोरदार ठहाका मार के हंसने लगा। जज साहब ने कहा, मूर्ख, 4 बजे फांसी पे लटका दिया जाएगा और तू हंस रहा है? कैदी ने जो जवाब दिया, साहब मस्ती में आना। कैदी बोला, हुजूर अपन तो सो के ही 8 बजे उठते हैं। ये मस्ती है, इस मस्ती को जिंदा रखना। हालांकि कोरोना का कोई टेंशन अभी नहीं है बिल्कुल भी। पत्नी पर, पाकिस्तान पर इतनी बातें मंच से हुई, पत्नी की कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि पत्नी पे कविताएं सर वो लिखता है जो कुंठित होता है, जिसकी अपनी पत्नी से अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती। मेरी और मेरी पत्नी की अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है कि शादी को 26 साल हो गए, लेकिन 26 साल की शादी की जिंदगी में उसने कभी मुझसे गंवार, मूर्ख, जाहिल, बेवकूफ, नादान, पाजी, इसमें के किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है कि वो जिस नजर से देखती है मैं समझ जाता हूं वो इनमें से क्या कह रही है। तालियां कम है थोड़ी आपकी, क्या बात, सच बता रहा हूं। मेरे सर आ गई एक दिन, बोले देखो अमिताभ बच्चन क्या गजब का एक्टर है, क्या गजब का कलाकार है, क्या गजब का आर्टिस्ट है। मैंने कहा क्या कर दिया? बोले देखो शराबी पिक्चर आ रही है, पूरी पिक्चर में एक बूंद शराब की अमिताभ जी ने नहीं पी, लेकिन जो एक्टिंग की है वो कितनी कमाल की है। मैंने कहा मूर्ख औरत, उससे बड़ा एक्टर मैं। बोली कैसे? मैंने कहा 26 बरस से रोजाना पीने के बाद जो नहीं पीने की एक्टिंग मैं करता हूं वो तुझे दिखाई नहीं देती क्या? तो पत्नियों की क्या बात करना साहब। मैं तो एक दिन मंत्री जी ज्यादा ही परेशान हो गया तो अपने ससुर जी के पास चला गया। मैंने कहा ये कौन सा आइटम पकड़ा दिया आपने, मेरे को परेशान करके रख दिया है। मेरे ससुर जी मुझे एक कोने में ले गए और एक पंक्ति उन्होंने ऐसी बोली कि मुझे उनसे सिंपैथी हो गई। पंक्ति पहुंचा रहा हूं, बताना। वो मुझे एक कोने में ले जाके बोले, बेटा मेरी सोच, मेरे पास तो इसकी भी मां है। सच बता रहा हूं, क्या क्या टेंशन पत्नियों का। पाकिस्तान पर इतनी लंबी कविताएं क्यों भाई? पाकिस्तान को एक टिप्पणी दे रहा हूं, पाकिस्तान को खाली एक बात समझ लेना चाहिए कि जितने बजट में तेरे देश की जनसंख्या पल रही है ना, उतना बजट हिंदुस्तान में हम जनसंख्या को रोकने में खर्च कर देते हैं। उस पाकिस्तान का क्या लोड साहब। और पाकिस्तान का लोड तो हम जब लें जब हम अपने घर से फुर्सत पालें। हमें तो यहां आवाज आ जाती है, कोई चिल्ला देता है भारत तेरे टुकड़े होंगे। देखो वीर रस के कवि होते हैं, वो अपने हिसाब से फाइन लिखताते हैं। मुझे मिल गया वो, भारत तेरे टुकड़े होंगे करता हुआ तलवार घुमारा। मैंने आवाज लगाई, मैंने कहा हाँ। बोले क्या भाई साहब? मैंने कहा क्या करेगा? बोले भारत के टुकड़े। मैंने कहा मूर्ख, वो काम करना चाहता है जो हम 75 बरस पहले कर चुके हैं। मैंने कहा अभी एक बात बता, 500 रुपए कमाना चाहता है? तो उसने तलवार मेरे पांव पर रख दी। बोले हाँ भाई साहब। मैंने निकाला जेब से 2000 का नोट। मैंने कहा ये ले। बोले भाई साहब ये तो 2000 है। मैंने कहा 500 तू रख, 1500 मुझे वापस दे, मजे लेना साहब। बोले भाई साहब 1500 रुपए मेरे पास होते तो क्या मैं भारत के टुकड़े करता? अरे मैंने कहा बाजार जा, छुट्टे करा के ला। यकीन जानना साहब, 1 घंटे बाद पसीने में तरबतन लथपथ होकर वापस आया। बोले भाई साहब कोई नहीं तोड़ रहा। मैंने कहा मूर्ख अब एक बात समझ ले
जिस नरेंद्र मोदी के बनाए हुए एक कागज के टुकड़े के तो टुकड़े नहीं करा पाया, उसके हिंदुस्तान के टुकड़े तो कहां से करा देगा। क्या बात। ऐसे भी समझा सकते हैं, यूं समझाना चाहिए, लेकिन हमारे समझाने के तरीकों में थोड़ी ढील आ गई है। मैं व्यंग का कवि हूं, जैसा संजय भाई साहब ने आदेशित किया है। व्यंग की कुछ कविताएं सुनाना चाहता हूं। एक मंदिर से मैं जैसे ही बाहर आया तो एक भिखारी ने आगे हाथ फैला दिए। मुझे उसकी शक्ल देख के लगा कि यहां का है नहीं है। मैंने उससे पूछा, मैंने क्यों रहा, कहां से? बोले भाई साहब पाकिस्तान से। तो मैंने कहा वहीं मांगे ना। बोले वहां किससे मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। तालियां कम है थोड़ी। अरे मैंने कहा तुम्हारा सदर वो तो इमरान खान कितनी बड़ी बड़ी बात करता है, उससे जाके बोलो। बोले भाई साहब मैं इमरान खान ही हूं। मैं व्यंग शुरू करना चाहता हूं, व्यंग पहुंच जाए तो जितने लोग हैं एक बार मुझे जरा ताली वाली बजा के आदेशित कर दें कि व्यंग पढ़ता हूं। हालांकि फुर्सत निकाल के इतने लोग कविता सुनने के लिए आए, बहुत अच्छा लग रहा है, वरना महानगरों की स्थिति खराब है। इतनी फुर्सत किसी के पास नहीं है साहब। मैं तो पिछले दिनों मुंबई एक कवि सम्मेलन में गया तो अगले दिन जुहू बीच पे घूमने चला गया। मैंने देखा एक महिला एकांत में दहाड़े मार के रो रही। मैं उस महिला के पास गया, सहानुभूति पूर्वक तरीके से उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा बहन जी क्या बात है, क्यों रो रही हैं? तो वो उछल के खड़ी हो गई, आंसू पोंछ लिए। बोले कुछ नहीं भाई साहब, पिछले महीने पति ने मारा। उनका पिछले महीने मारा और आप आज रो रही हैं? बोले फुर्सत ही नहीं मिली। मैं कहना यह चाहता हूं कि महानगरों में रोने की फुर्सत नहीं है, मगर आप हंसने के लिए फुर्सत निकाल के आए, मैं आपको प्रणाम करता हूं। वाकई फुर्सत का ये आलम है संजय भैया कि एक दिन मेरी पत्नी अपने काम में व्यस्त, मैं अपने काम में व्यस्त, न उसे फुर्सत न मुझे फुर्सत। अचानक उसने मेरी तरफ कोई काम उछाला। मैंने कहा देख आज काम मत बता देना, आज मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। वो मेरे अंदाज में पलट के बोली आज मर भी मत जाना, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है। अच्छा है, बहुत अच्छा। सच बता रहा हूं, आप इस लायक हो गए कि आप थोड़ा व्यंग तक पहुंच जाएंगे। दो पंक्तियां व्यंग की पढ़ रहा हूं, पहुंच जाए तो मुझे बताना। हर युग में सियासत की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती है। हर युग में सियासत की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती है। पहले द्रौपदियों की इज्जत सभाओं में लुटती थी, आजकल इज्जत लुटने के बाद सभाएं होती है। वाह वाह, क्या बात, बहुत क्या बात। बस ये व्यंग है। पिछले दिनों मैंने एक कविता लिखी साहब, शैलेश भाई साहब का आदेश है कि वो कविता मैं जरूर पढ़ूं। कुछ फिल्मी डायलॉग बड़े हिंदुस्तान में हिट हुए, कुछ फिल्मी डायलॉग हिंदुस्तान में बड़े फेमस हुए जो आपकी जुबान पे भी हैं, मेरी जुबान पे भी हैं। मैंने सारे डायलॉगों को एक कड़ी में पिरोया और एक कविता बनाई। अगर लड़ी मैंने पिरो दी हो तो पूरे सदन को ये एक कविता समर्पित कर रहा हूं। थोड़ा सा आप उन्मुक्त हो जाइए। आपको निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि इस बात का कोई मुगालता नहीं कि आप हमें सुनने आए हो। आप सुनने सिर्फ उनको आए हो जिनको हम भी सुनने आए हैं, सच बता रहा हूं। लेकिन ऐसे लेकर जेठ तक की यात्रा करने के लिए थोड़ा सा सफर करना पड़ेगा। बच्चों पर आजकल फिल्मी संस्कृति का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि उनकी जुबान पर फिल्मों का एक एक डायलॉग चढ़ा है। मेरी दोनों औलादों ने भी मुझे दिया है ये संताप। एक फैन है अमिताभ बच्चन का तो दूसरा शत्रुघ्न सिन्हा का बाप। बात बात पर फिल्मी डायलॉगों का प्रयोग करते हैं, मना करो तो अमरीश पुरी की तरह छाती पे चढ़ते हैं। वाह। एक दिन पापा ने एक दिन बेटे ने कहा पापा सड़क पर आया है आइसक्रीम वाला, तो मैंने उसकी तरफ एक 5 रुपए का सिक्का उछाला। सिक्का उछालते ही उसने जो डायलॉग उछाला वो मैं आपको सुनाता हूं। बेटा दीवार वाले अमिताभ की स्टाइल में बोला, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूं। वाह। थोड़ी तालियां कम हैं आपकी। और एक दिन तो साहब मेरा सिर फिर गया जब लायंस क्लब के अध्यक्ष जी के यहाँ मैं सपरिवार खाना खाने गया। स्वागत द्वार पर अध्यक्ष लायन जी ने कहा, आजकल आप क्लब की मीटिंगों में नहीं आते, आजकल आप क्लब की मीटिंगों में नहीं आते,
मेरे कहने से पहले ही बेटा शत्रुघ्न की तरह गरजा, बगैर बुलाए तो हम अपने बाप के घर भी नहीं जाते। मैंने कहा बेटा कैसी बात कर रहा है, इन्हें नहीं पहचानता है? बेटे में अजीत उतर गया, बोला सारा शहर इन्हें लायन के नाम से जानता है। बात यही खत्म हो जाती साहब, तो क्या बात थी। मगर उस दिन पत्नी का जन्मदिन था, जश्न की रात थी। भूल हमसे यह हुई कि हमने बच्चे के हिस्से का केक भी खा लिया, बच्चे के हिस्से का केक भी खा लिया। तभी बच्चे ने गिरेबान पकड़ा हमारा और झंझोड़ कर बोला, अब तेरा क्या होगा रे कालिया। मैं घबराया, मैंने कहा बेटा आइंदा नहीं खाऊंगा। वो धर्मेंद्र की तरह गुर्राया, कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, पेप्सी ले ले, पी ले कोका कोला। तो बेटा खाली बोतलों की तरफ देखकर बोला, आज इतनी भी मैसर नहीं मैखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में।